हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संकलन बैच के अवलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि संकलन बैच के अवलोक में अभी फिलहाल भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों को प्रारंभ किया हुआ है। अच्छा, आपका जो स्क्रीनिंग वाला एग्जामिनेशन होना है उसमें अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम को देखने की बात करेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पाठ्यक्रम है वो अपना जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके चलता है। सबसे पहले जो टॉपिक आपको दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको आपको थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेट करके चलना है। हालांकि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं अगर आपको कैलकुलेट करके चलनी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको संपूर्ण भारतीय संविधान का अध्ययन करके चलना है, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में हमारा जो डिस्कशन है वो वेरी कंसाइज भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो आपका शब्दावली है, इस शब्दावली को हम कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे ताकि आपका परीक्षा उपयोगी धरातल अपने आप को परेशान करके ना चले। हो सकता है कि परीक्षाओं में जो सवाल हैं वो सवाल आपको लगे कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं, क्योंकि जब आप भारतीय संविधान की विशेषताओं का डिस्कशन करने की बात करते हो तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपको यहां पर कुछ ऐसी विषय वस्तुओं के बारे में अपनी कैलकुलेशन करके चलेंगी जो भारतीय संविधान को एक ताकत देने का कार्य करती हैं, जो भारतीय संविधान को एक नया जीवन देने का कार्य करती हैं, जो भारतीय संविधान को एक नया आयाम देने का कार्य करती हैं। लेकिन हमें क्या होगा, हमें अपने डिस्कशन को थोड़ा गहराई में लेकर के चलना पड़ेगा। अब मान लीजिए ऐसा व्यवहार हम क्यों कर रहे हैं आज आपके सामने कि मान लीजिए अगर आपको संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत कोई कैलकुलेशन अगर आपको करके चलनी है तो आपकी ड्यूटी अब ये बन जाती है कि आप संसदीय शासन व्यवस्था को कैलकुलेट करके चलें, साथ ही साथ भारतीय संदर्भ में संसदीय शासन व्यवस्था को लागू भी आप करा के चलें। और जब आप संसदीय शासन व्यवस्था को लागू कराने की बात करेंगे तो कार्यपालिका का अध्ययन भी आपको करके चलना पड़ेगा, विधायिका का अध्ययन भी आपको करके चलना पड़ेगा, हल्का सा न्यायपालिका का अध्ययन भी आपको करके चलना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें आपको लग सकती हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं, ऐसा आपके साथ ना हो। इस नाते भारतीय संविधान की विशेषताओं को भी हम क्या है गहराई में जाकर के कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, फिलहाल जो करंट में आपका टॉपिक बना हुआ है उसको आपने क्या कहा था, संघात्मक व्यवस्था। और जहां तक मेरा विचार है या जहां तक मेरा मानना है तो संघात्मक व्यवस्था को लेकर के 3 प्रकार की जो कक्षाएं हैं उनका ऑलरेडी जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है आपके बीच में हो चुका है। अच्छा, आज का जिक्र भी संघात्मक व्यवस्था को लेकर ही होगा और इससे अगली वाली क्लास संकलन बैच के अंतर्गत जो आपको मिलेगी उसमें भी आपको क्या है संघात्मक व्यवस्था को ही कैलकुलेट करके चलना है। संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में एक शब्दावली का जिक्र आपके सामने आता है, उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहकारी संघवाद, और सहकारी संघवाद को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, अगर आपको ये बताना आता है कि सहकारी संघवाद जैसी शब्दावली का जो प्रयोग है वो ग्रेनवाइल ऑस्टिन साहब ने किया था तो ये तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। आप एक राजनीतिक विचारक का रेफरेंस लेना जानते हैं कि अगर हम सहकारी संघवाद को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो सहकारी संघवाद जैसी मजबूत और सकारात्मक शब्दावली का जो पहला प्रयोग आपके सामने आता है वो ग्रेनवाइल ऑस्टिन की ओर से आपके सामने आता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको यहीं तक नहीं रुक जाना है। अगर उसने सवाल यह बना दिया कि सहकारी संघवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके चलें, तो अगर सवाल आपके सामने ऐसा आ जाता है जिसमें आपसे कहा जाएगा कि सहकारी संघवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके चलें तो आप परेशानी में आ सकते हो। अब मेरी बातें सुनो, अगर आप सहकारी संघवाद जैसी व्यवस्था को या विषय वस्तु को हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आज की जो चर्चा है ये सहकारी संघवाद के बारे में तो नहीं है, लेकिन सहकारी संघवाद को समझने के संदर्भ में आपको पूरा तैयार करके चलेगी। बहुत अच्छे से क्या है गहराई में जाकर के आपको तैयार करके चलेगी। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे एक व्यवस्था आती है जिसको कहा जाता है वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म, और एक व्यवस्था आपके सामने आती है जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म।
यानी कि जो आपकी संघात्मक व्यवस्था है, तो संघात्मक व्यवस्था का वर्टिकल एस्पेक्ट क्या कहता है और संघात्मक व्यवस्था का हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट क्या कहता है। आज की क्लास में आपको ये तमाम प्रकार की बातें कैलकुलेट करके चलनी पड़ेंगी। और जैसे ही आपके माइंड में हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा, बस वहीं से आप अपने आप को पूरा तैयार कर पाओगे। फिर अगर हम आपके सामने सहकारी संघवाद जैसे विषय वस्तु को रखने का कार्य करेंगे तो चीजें आपके सामने आगे आगे दौड़ेंगी, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। इस नाते हमको लगा कि सहकारी संघवाद तो हमको आपको पढ़ाना है ही, लेकिन सहकारी संघवाद जैसी विषय वस्तु को हम अपने विद्यार्थियों के मध्य आसान कैसे बनाएं। तो आसान इसी प्रकार से हम बना के चलेंगे कि आज की क्लास में हमको क्या है, वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में आप कैसे कैलकुलेट करोगे हम अभी आपको बताएंगे, और हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म भी आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, और दोनों को अच्छे से आपको क्या है, कैलकुलेट करके चलना है। अब और भी मेरी बातें सुनो। संघात्मक व्यवस्था मेरे प्यारे साथियों, चाहे यूएसए के पास हो, या संघात्मक व्यवस्था चाहे भारत की हो, या संघात्मक व्यवस्था चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, या संघात्मक व्यवस्था चाहे कहां की हो, कनाडा की ही क्यों ना हो, दुनिया में जितनी भी संघात्मक व्यवस्थाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, तमाम प्रकार की संघात्मक व्यवस्थाओं का एक ही उद्देश्य है कि विकास हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, विकास हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, है ना। आप किसी भी संघात्मक व्यवस्था का कान पकड़ के देख लो, आप किसी भी संघात्मक व्यवस्था को जब कैलकुलेट करने की बात करोगे तो आपको इस प्रकार के जो ग्राउंड्स हैं या इस प्रकार के जो फैक्टर्स हैं उनको आपको प्रमोट करके चलना पड़ेगा कि अगर संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य रूपी इकाइयों की कैलकुलेशन हम करके चलते हैं तो ये जो आपका एक होल कॉम्बिनेशन आपके सामने आता है, इसका मतलब ये है कि भौगोलिक इकाइयों का विकास हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, यही उद्देश्य है कि आपको लेकर के चलना है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, संघात्मक व्यवस्था के साथ एक चिंता भी तो आपको जोड़ के चलनी पड़ेगी। हमने कहा ना कि व्यवस्था का सैद्धांतिक पक्ष जैसा है तो वो तो है ही, लेकिन व्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष कैसा है, आज हल्का सा डिस्कशन क्या है, ये आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी क्या ड्राफ्टिंग आ जानी चाहिए, किस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करके चलेंगे, वो तमाम प्रकार की बातें अब हम आपके सामने क्या है रखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा और टॉपिक के संदर्भ में आप लोगों ने बड़े प्यार के साथ अपने आप को जागरूक कर लिया होगा, और अगर जागरूकता आ गई है तो फिर टॉपिक के साथ जुड़ाव करने में क्या है, उतनी ज्यादा आसानी भी हो जाती है। तो हमने आपसे कहा कि एक व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको हम कहते हैं, मान लीजिए हमने आपको क्या कहा कि संघात्मक व्यवस्था का सामान्य धरातल, संघात्मक व्यवस्था का सामान्य धरातल, संघात्मक व्यवस्था का सामान्य धरातल, है ना। यानी कि इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेरी कॉमन ग्राउंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि संघात्मक व्यवस्था का सामान्य धरातल। तो मेरे प्यारे साथी जानते होंगे कि जैसे ही संघात्मक व्यवस्था आपको जुड़ा तो आपकी सबसे पहली कैलकुलेशन क्या आ जाती है, आपको शक्तियों का विभाजन लेके चलना पड़ता है। आपको क्या है, आपको शक्तियों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स आपको लेकर चलना पड़ता है भाई, आपको शक्तियों का विभाजन आपको लेकर के चलना पड़ता है। और हम लोग बड़े प्यार के साथ इन बातों को कह पाते हैं कि जनरली शक्तियों के विभाजन में एक और आपको केंद्र मिलता है, एक और आपको क्या मिलता है, केंद्र मिलता है, और एक और आपको क्या मिलते हैं, और राज्य रूपी इकाइयां आपको मिलती हैं। एक और आपको क्या मिलता है, केंद्र मिलता है, और एक और आपको क्या मिलते हैं, और राज्य रूपी इकाइयां मिलती हैं। और राज्य रूपी क्या है, आपको इकाइयां यहां पर मिलती हैं। तो संघात्मक व्यवस्था आपको क्या सिखाती है, संघात्मक व्यवस्था आपको सिखाती है कि ये जो राज्य रूपी इकाइयां हैं ना, ये जो राज्य रूपी इकाइयां हैं, आप इनको क्या मानेंगे, आप इनको भौगोलिक इकाइयां भी तो कह पाओगे भाई, आप इनको क्या है, ज्योग्राफिकल जो आपके यूनिट्स हैं वो भी तो आपको कह करके चलना पड़ेगा कि असल में ये क्या बन रही हैं, ये भौगोलिक इकाइयां यहां पे बन रही हैं। अब ये जो आपकी भौगोलिक इकाइयां यहां पे बन रही हैं, तो ये भौगोलिक इकाइयों की जो चर्चा आप यहां पे करोगे, इनके साथ आप क्या जोड़ोगे, आप जनमानस को जोड़ने की बात करोगे, इनके साथ आप क्या जोड़ने की बात करोगे, आप जनमानस को जोड़ने की बात करोगे। तो ये जो आपका जनमानस है, इस जनमानस का विकास होना चाहिए, इस जनमानस का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि इस जनमानस का क्या विकास होना चाहिए। हमने कहा ना कि आप दुनिया की किसी भी संघात्मक व्यवस्था का कान पकड़ के देखो, तो संघात्मक व्यवस्था में जब आप, है ना,
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करके दिखाते हैं, तो यहां पर इस प्रकार की कैलकुलेशन भी करना सीखो कि असल में जो यहां पर ज्योग्राफिकल यूनिट्स आपके सामने आती हैं, जो राज्य रूपी इकाइयां आपके सामने आती हैं, ये क्या है? ये भौगोलिक इकाइयां हैं और इन भौगोलिक इकाइयों के साथ आप जनमानस का जुड़ाव करके दिखाओ। और जब आप जनमानस का जुड़ाव करके दिखाओगे तो फिर आपको यह कहना आ जाना चाहिए कि जनमानस का विकास होना चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट का ग्राउंड है ना, ये दुनिया की किसी भी संघात्मक व्यवस्था में आपको मिल जाएगा। संघात्मक व्यवस्था जो है ना, ये डिस्टर्बेंस चाहती नहीं है। असल में संघात्मक व्यवस्था मेरे प्यारे साथियों क्या है? डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो आपका शक्तियों का विभाजन है, जो आपका डिवीजन ऑफ पावर है, इसमें संघात्मक व्यवस्था क्या परेशानी नहीं चाहती। यानी कि इसमें संघात्मक व्यवस्था डिस्टर्बेंस नहीं चाहती है। इसमें संघात्मक व्यवस्था क्या है? डिस्टर्बेंस नहीं चाहती है। संघात्मक व्यवस्था यह चाहती है कि शक्तियों का विभाजन जो है ये व्यवस्थित तौर पर कार्य करे, व्यवस्थित तौर पर कार्य करे, व्यवस्थित तौर पर कार्य करे, व्यवस्थित तौर पर कार्य करे। और साथ ही साथ संघात्मक व्यवस्था यह भी चाहती है कि ये जो आपका डिवीजन ऑफ पावर है, इस डिवीजन ऑफ पावर में है ना, जो संघर्ष का धरातल है, जो संघर्ष का धरातल है वो कार्य ना करे, बल्कि कौन सा धरातल कार्य करे? ग्राउंड ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग का धरातल कार्य करे। अगर शक्तियों का विभाजन लगातार डिस्टर्ब होता रहेगा, अगर शक्तियों का विभाजन लगातार परेशान होता रहेगा, तो लगातार संघर्ष आते रहेंगे। और जब लगातार संघर्ष आते रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर जनमानस का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए संघात्मक व्यवस्था, हमने आपको बताया होगा शायद कि कहा गया है कि संघात्मक व्यवस्था बहुत ही महंगा सौदा है, लेकिन संविधान की व्यवस्था आपको अपनानी पड़ती है। भाई, शक्तियों के विभाजन को लिखित तौर पर क्यों बताया जाता है? ताकि संघर्ष को कम से कम किया जा सके, ताकि बताया जा सके कि केंद्र के क्षेत्राधिकार क्या होंगे और राज्य रूपी इकाइयों के क्षेत्राधिकार क्या होंगे। ऊपर से आपको क्या है? एक वेरी स्ट्रॉन्ग क्या है? जुडिशियल सिस्टम भी देना पड़ता है। किसको? संघात्मक व्यवस्था को। अगर कोई संघर्ष की बात पनपती है तो उस संघर्ष का निपटारा कैसे होगा? एक शक्तिशाली न्यायपालिका की ओर से आप करके चलेंगे। एक शक्तिशाली क्या है? न्यायपालिका की ओर से आप करके चलेंगे। तो हमने आपको बताया कि संघात्मक व्यवस्था बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती है। संघात्मक व्यवस्था चाहती है कि डिस्टर्बेंस ना आए, है ना, पारस्परिक संघर्ष का धरातल कार्य ना करे, बल्कि पारस्परिक सहयोग का धरातल कार्य करे। और जितनी गहराई में जाकर के म्यूचुअल कोऑपरेशन का ग्राउंड काम करेगा, उतना ही क्या होगा? जनमानस का या कॉमन मास का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और यही संघात्मक व्यवस्था चाहती है। अब इसके साथ हमको क्या जोड़ना है? इसके साथ हमको जोड़ना है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म। वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म। यहां पर वर्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर वर्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा? आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो वर्टिकल का मतलब जो निकलेगा वो निकलेगा किसके साथ? आपका यहां भी आपको क्या है? डिवीजन ऑफ पावर से कैलकुलेट करके चलनी पड़ेगी। यहां भी क्या है? आपको डिवीजन ऑफ पावर से क्या है? कैलकुलेट करके चलनी पड़ेगी। लेकिन जो आप डिवीजन ऑफ पावर्स कैलकुलेट करा के दिखाओगे तो उसमें अब क्या है? अब वर्टिकली आपको दिखाना है। तो वर्टिकली का मतलब क्या है कि एक तरीका तो ये है कि डिवीजन ऑफ पावर्स जनरली किस किस के बीच में आपको दिखाई पड़ता है? एक और आपको सेंटर दिखाई पड़ता है, एक और आपको सेंटर दिखाई पड़ता है, एक और आपको क्या है भाई? सेंटर दिखाई पड़ता है। यानी कि एक और आपको क्या है? यहां पर केंद्र दिखाई पड़ता है, और एक और आपको क्या दिखाई पड़ता है? यहां पर स्टेट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, जिनको आप हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य रूपी इकाइयां, है ना। तो एक तरीका तो ये हो जाता है। लेकिन जो आपका वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म है वो आपको कोई नई बात बताएगा। नई बात बताने का मतलब क्या होगा? वो करेगा किस पर? डिस्कशन अबाउट रिलेशंस। वो क्या करेगा? वो करेगा डिस्कशन अबाउट रिलेशन, डिस्कशन अबाउट रिलेशंस। और जब वो डिस्कशन अबाउट रिलेशंस की बात करेगा तो ऐसे दिखाएगा, वर्टिकली दिखाएगा, यानी कि केंद्र को ऊपर रखेगा, यानी कि जो आपका सेंटर है वो क्या आएगा? ऊपर आएगा, है ना। और स्टेट्स को क्या है? कहां रखेगा? नीचे रखेगा, है ना। और एक बात पहले ही बता रहा हूं, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है? ये भारतीय संदर्भ में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी हम क्या है? भारतीय संदर्भ में डिस्कस करके चल रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं तमाम प्रकार के उदाहरण यहां पर देने की बात करूंगा तो लेक्चर अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हमको भारत में रह करके डिस्कशन करना है तो हम इंडियन रेफरेंस ही लेकर के चलेंगे। तो अगर आप भारतीय संदर्भ इसका यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो हमने बताया एक चीज, तो हमने ये आपको बता दी है। अब इसके सामने आप रखेंगे किसको? वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म को रखेंगे। और जनरली हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर के साथ जब आप एरो ऐसे बनाते हो, जनरली एक और केंद्र है एक और राज्य है, लेकिन जो आपका वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म है वो आपको कहेगा कि आप जब संबंधों की चर्चा करेंगे, है ना, और ये भारतीय संदर्भ है, क्या है, इंडियन रेफरेंस आपने लिया है, तो जब आप संबंधों की चर्चा करेंगे तो आपको क्या है, वर्टिकली करना है, यानी कि केंद्र को ऊपर रखना है और राज्य रूपी इकाइयों को क्या है, नीचे आपको रखना है। अब देखो मामला क्या बनता है, मामला यह बनता है कि जो आपका वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म है, बात को समझना, इसकी चिंताएं क्या हैं, इसकी चिंताएं क्या हैं, इसकी चिंताएं क्या हैं। इसकी पहली चिंता तो यह है क्योंकि भारतीय संदर्भ आपको पूरा बनाना है ना, भारतीय संदर्भ आपको पूरा बनाना है। पहली चिंता क्या है, पहली चिंता यह कि केंद्र कोमा और राज्य रूपी इकाइयों को, केंद्र कोमा राज्य रूपी इकाइयों को अपना अधीनस्थ मानकर चलता है, अपना अधीनस्थ मानकर चलता है, अपना अधीनस्थ मानकर चलता है ना, अपना अधीनस्थ मानकर चलता है। यानी कि मैं आपको यह समझाने की बात कर रहा हूं कि केंद्र कोमा राज्य रूपी इकाइयों के संदर्भ में, 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 बहुत हल्की सी लैंग्वेज आपको दूंगा, संदर्भ में अपनी दादागिरी दिखाता है, अपनी दादागिरी दिखाता है, अपनी दादागिरी दिखाता है, अपनी दादागिरी दिखाता है ना। तो अगर वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म की इस प्रकार की चिंता है कि केंद्र क्या है, यह राज्य रूपी इकाइयों को अपना सब ऑर्डिनेट मान के चलता है, अपना अधीनस्थ मान के चलता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है राज्य रूपी इकाइयों के संदर्भ में, है ना, उनको थोड़ा सप्रेस करके चलता है या उन पर थोड़ा क्या दबाव बना करके चलता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो आपका वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म है, हमारे यहां वो क्या समझाना चाहता है, हमारे यहां ये समझाना चाहता है कि केंद्र राज्य रूपी इकाइयों को अपना अधीनस्थ मान के चलता है, दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे यहां पर क्या है, हमने केंद्र को क्या है, अधिक शक्तिशाली माना ही है। तो ऐसे में जो आपका वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म है वो आपको अगली बात क्या बताएगा, अगली बात आपको ये बताएगा कि जब ऐसा होता है तो मामला क्या बनता है, मामला यह बनता है कि केंद्र तथा राज्य रूपी इकाइयों, केंद्र तथा राज्य रूपी इकाइयों के मध्य संघर्ष पनपते हैं। और ये जो आपका वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म है, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे, इसे संघात्मक व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष माना जाता है, इसे संघात्मक व्यवस्था का नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है, इसे संघात्मक व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष माना जाता है, इसे संघात्मक व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष माना जाता है। इसे क्या है, संघात्मक व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष माना जाता है। तो देखो ये जो आपका, एक तो हमने कॉमन ग्राउंड आपको दिखाया, तो कॉमन ग्राउंड में हमने क्या डेवलपमेंट की बातें की, लेकिन जब आप वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म का डिस्कशन करने की बात करेंगे तो शक्तियों का जो विभाजन है वो वर्टिकली आपको दिखाना होगा, ऊपर से नीचे की ओर आपको दिखाना होगा, इस तरीके से। और यहां पे जो आपका वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म आपको क्या सिखाएगा, हमने पूरा भारतीय संदर्भ ही बनाया हुआ है, हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आप बिल्कुल भी अपने आप को परेशान करके ना चलें। हमारे यहां की बातें क्या हो रही हैं कि केंद्र और राज्य रूपी इकाइयों को अपना सब ऑर्डिनेट मानता है, अधीनस्थ मान के चलता है।
केंद्र राज्य रूपी इकाइयों के संदर्भ में अपने बल का प्रयोग करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, कुल मिलाकर के अपनी दादागिरी दिखाने का कार्य करता है। और भैया अगर ऐसा होगा तो दोनों के मध्य क्या पनपेंगे? संघर्ष पनपेंगे। और अगर दोनों के मध्य संघर्ष पनपेंगे, है ना, तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा। इसी कारण जो आपका वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म है वो क्या कहता है? इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का इसे क्या है? नकारात्मक पक्ष क्या है माना जाता है ना। हमने चिंताएं भले ही कहा है, आप अगर चाहें तो आप इसको चिंताएं कह सकते हैं, या अगर आपको चिंताओं से अलावा अगर आपको और भी कोई यहां पर अच्छा शब्द यहां पर आपको देकर के चलना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि वर्टिकल मोड ऑफ जो आपका फेडरलिज्म है उसके प्रोविजंस क्या कहते हैं, उसके प्रावधान क्या कहते हैं, उसके प्रोविजंस क्या कहते हैं, उसके प्रावधान क्या कहते हैं। तो जो प्रोविजन है यानी कि जो प्रावधान है उसमें आप इस प्रकार की कैलकुलेशन करके चलेंगे। ये बातें आती हैं कहां पर? वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म के अंदर आती हैं। तो ये बताया गया कि अगर ये व्यवस्था लगातार कार्य करती रहेगी किसी भी संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में, अगर आप इसको यूएसए में कैलकुलेट करने की बात करोगे तो वहां ऊपर आपको किसको रख दोगे? और राज्य रूपी इकाइयों को रख दोगे। और नीचे क्या रखोगे? केंद्र को रखोगे, क्योंकि वहां राज्य रूपी इकाइयों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो जिस सेक्शन को आपने अधिक शक्तियां प्रदान की हैं उस सेक्शन को आपको ऊपर रखना है, और जिस सेक्शन को आपने कम शक्तियां प्रदान की हैं उसको आपको क्या रखना है? नीचे रखना है। तो कुल मिलाकर के मेरा भाव यह है, मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ये इस तरीके से कार्य करता रहेगा तो संघात्मक व्यवस्था जो है अपने उद्देश्यों को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। आए दिन दुनिया भर के क्या है? नाना प्रकार के संघर्ष पनपते रहेंगे, परेशानियां आपके सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर के ये दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो हमने बहुत ही सामान्य धरातल आपको बताया और सामान्य धरातल के माध्यम से आपको समझाने की बात की है कि जो राज्य रूपी इकाइयां हैं आप उन्हें भौगोलिक इकाइयां भी कह के चलेंगे और उनके साथ आप जनमानस का जुड़ाव करके चलेंगे। तो जनमानस के डेवलपमेंट को क्या है? दरअसल आपको प्रमोट करके चलना है। लेकिन जब इसके सामने आप वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म को आप रखने की बात करते हैं तो ये क्या है? ये नकारात्मक बना देता है इसी व्यवस्था को। जो सेक्शन अधिक शक्तिशाली है उस सेक्शन को प्रमोट करने की बात करेगा, जो सेक्शन अधिक शक्तिशाली है उस सेक्शन को प्रमोट करने की बात करेगा, और जो सेक्शन आपका कम शक्तिशाली है उसका दमन करवाने की बात करेगा, है ना। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसके सामने हमको क्या रखना है? क्योंकि सहकारी संघवाद की ओर जब आप जाएंगे ना तो सहकारी संघवाद को समझने के क्रम में ये आपके तमाम प्रकार के कोऑपरेटिव ग्राउंड बनेंगे, सहयोगी धरातल बनेंगे। इनके बारे में हमको लगता है कि आपको डिस्कशन करना आ जाना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी गिरफ्त में होनी चाहिए। आप इनको यह ना माने कि आउट ऑफ द सिलेबस हैं या इनके साथ हमको अपना जुड़ाव करके नहीं चलना है। एक बात आपको बता देते हैं, परीक्षा या एग्जामिनेशन तभी निकलेगा जब आप कंप्लीटली क्या है? अवेयर हैं। अगर आप विषय वस्तुओं के संदर्भ में पूरी तरीके से क्या जागरूक हैं तो परीक्षा आपकी गिरफ्त में है, और अगर आपकी जागरूकता में थोड़ी भी कमी है तो आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इस नाते इस प्रकार के डिस्कशन आपके सामने लाए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे हों जिनके पास इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी हो, या हो सकता है कि आप बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे हों जिन्होंने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है। तो मेरा भाव यह है, अगर आप सहकारी संघवाद को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, तो अगर आप सहकारी संघवाद को पढ़ के चलना चाहते हैं तो ये सारी कैलकुलेशन क्या है? आपके सामने आ जानी चाहिए। अब मामला किसका बनेगा? मामला बनेगा किसका? हॉरिजॉन्टल। इसको आप क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म, हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म कहेंगे। अच्छा, इसमें भी क्या है? इसमें भी आपको डिस्कशन तो वही करना है कि अगर संघात्मक व्यवस्था को लेकर चलेंगे तो शक्तियों का विभाजन तो यहां भी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और शक्तियों का विभाजन आप कैसे दिखाएंगे? देखिएगा, यहां पर जो शक्तियों का विभाजन आप दिखाएंगे, अब आपके एरो ऐसे बनेंगे कि एक और आपका क्या होगा? एक और आपका क्या होगा? सेंटर होगा यानी कि केंद्र होगा, और एक और आपके क्या हो जाएंगे? स्टेट्स हो जाएंगे, है ना। यानी कि ये जो आपका शक्तियों का विभाजन है आप इसको वर्टिकली नहीं दिखाएंगे। यानी कि अगर भारतीय संदर्भ आप लेके चलेंगे तो भारतीय संदर्भ में जो आपका सेंटर है आप इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे कि सेंटर ऊपर होगा और जो आपके स्टेट्स होंगे क्या होंगे?
ये नीचे होंगे। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म आपको लेकर के चलना होता है, इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे वो आप इस प्रकार के कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर जो है बिल्कुल आमने सामने आपको दिखाना है। यानी कि जो आपका डिवीजन ऑफ पावर आप दिखाएंगे मेरे प्यारे साथियों, वो आपको आमने सामने दिखाना है। डिवीजन ऑफ पावर के रिगार्डिंग क्या है, वर्टिकली आप कोई भी कैलकुलेशन करके नहीं चलेंगे, यानी कि जो आपका रिलेशनशिप है डिवीजन ऑफ पावर के रिगार्डिंग, उसमें आपको वर्टिकली कोई भी कैलकुलेशन करके नहीं चलनी है। तो सबसे पहले तो ये कहना सीखो कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म है इसकी प्रशंसा करो, और जब आप प्रशंसा करेंगे तो क्या कहेंगे, यह है संघात्मक व्यवस्था का, यह संघात्मक व्यवस्था का, यह संघात्मक व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष है। यह संघात्मक व्यवस्था का कैसा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यह संघात्मक व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष है। यह संघात्मक व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष है। यह आपको क्या बताता है, यह बताता है केंद्र तथा राज्य रूपी इकाइयों के मध्य, केंद्र तथा राज्य रूपी इकाइयों के मध्य, केंद्र तथा राज्य रूपी इकाइयों के मध्य, इकाइयों के मध्य संघर्ष नापन पे, केंद्र तथा राज्य रूपी इकाइयों के मध्य संघर्ष नापन पे, केंद्र तथा राज्य रूपी इकाइयों के मध्य क्या है भाई, संघर्ष नापन पे। यह आपको क्या सिखाएगा, यह सिखाएगा कि राज्य तथा राज्य के मध्य भी, राज्य तथा राज्य के मध्य भी, राज्य तथा राज्य के मध्य भी संघर्ष नापन पे, संघर्ष नापन पे, संघर्ष नापन पे, राज्य तथा राज्य के मध्य भी संघर्ष नापन पे। कुल मिलाकर के क्या है, ये क्या देना चाहता है, ये संघात्मक व्यवस्था को, संघात्मक व्यवस्था को, संघात्मक व्यवस्था को सहयोग का धरातल देना चाहता है। संघात्मक व्यवस्था को सहयोग का धरातल देना चाहता है। संघात्मक व्यवस्था को सहयोग का धरातल देना चाहता है। ओके, देना चाहता है, संघात्मक व्यवस्था को सहयोग का धरातल देना चाहता है ना। यह आपको यह बताता है कि सहयोग, सहयोग जितना अधिक सकारात्मक होगा, सहयोग जितना अधिक सकारात्मक होगा, जितना अधिक सकारात्मक होगा, सहयोग जितना अधिक सकारात्मक होगा, कोमा विकास भी उतना ही अधिक क्या होगा, विकास भी उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। विकास भी उतना ही अधिक, विकास भी उतना ही अधिक सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा। यानी कि कुल मिलाकर के हम ऐसा व्यवहार करते हुए आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपका हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म है वो साफ साफ आपको कुछ बातें समझा रहा है। एक तो जो आपका वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म है उसको दूर करना चाहता है, क्योंकि जब आप वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म का डिस्कशन करने की बात करते हो तो हमने अभी भी आपको बताया कि उसे तो आपको संघात्मक व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष मान के चलना पड़ेगा। तो जब आप वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म के सामने हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म को रखने की बात करोगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये सकारात्मक पक्ष है, वो नकारात्मक पक्ष है। यानी कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म है ये क्या है, ये वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म को क्या है, हटाना चाहता है या उसको क्या दूर करना चाहता है। तो आप क्या कहेंगे, यह संघात्मक व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष है। केंद्र तथा राज्य रूपी इकाइयों के मध्य संघर्ष नापन पे ये इसकी क्या रहेगी, एडवोकेसी रहेगी, वकालत रहेगी। राज्य तथा राज्यों के मध्य भी क्या है, संघर्ष नापन पे ये इसकी क्या है, मेजर वन एडवोकेसी मानी गई है। ठीक है, और ये साफ साफ कहता है कि भैया सहयोग आना चाहिए और सहयोग जितना अधिक सकारात्मक होगा विकास भी क्या होगा उतना ही अधिक क्या होगा, आपका सकारात्मक होगा। ये बातें क्या है, बहुत आदर्श बातें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करके चलना होता है, किसको आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म को। अब यहां पर कुछ और भी बातें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या कुछ और भी बातें हैं जो काफी क्या है, महत्वपूर्ण है, तो उन पर भी हम क्या है ये कर लेते हैं डिस्कशन। यहां पर आइए,
अब देखिएगा अगली कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, अगली कैलकुलेशन हम ये करेंगे कि मान लीजिए आपने कहा कि मामला आपने क्या लिया, जनरली ये कैलकुलेशन करते हैं, मामला आपने क्या लिया, किसका लिया, डिवीजन ऑफ पावर्स को आपने कैलकुलेट किया, डिवीजन ऑफ पावर्स को क्या आपने कैलकुलेट किया, डिवीजन ऑफ पावर्स को आपने कैलकुलेट किया। और यहां पे आपने कैसा बनाया कि एक और आपने केंद्र लिया और केंद्र के सामने आपने क्या लिए, मान लीजिए आपने स्टेट्स लिए, यानी कि राज्य रूपी इकाइयां आपने ली। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वन कैलकुलेशन हम आपको करा के दिखाते हैं। अब केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, मान लीजिए अगर संघर्ष पनपते हैं, अगर मान लीजिए क्या संघर्ष पनपते हैं, तो संघर्ष पनपते हैं तो हमारे पास क्या है, अगर हम इन संघर्षों को दूर करना चाहें, यानी कि इनको रिजोल्व करना चाहें, यानी कि इनका निपटारा करवाना चाहें, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर इसका भारतीय संदर्भ आप लेकर के चलोगे, अगर आप इसका इंडियन रेफरेंस अगर आप लेकर के चलोगे, तो भारतीय संदर्भ में आपके पास क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। भारतीय संदर्भ में क्या आपके पास संवैधानिक प्रावधान है। और ये जो संवैधानिक प्रावधान है ये 3 प्रकार से आपके सामने आते हैं, या यहां पर एक ही आर्टिकल कैलकुलेट कर लो, आर्टिकल 131 आप कैलकुलेट करो। और आर्टिकल 131 में आपको क्या मिलेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या मिलेगा, आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या मिलेगा, आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मिलेगा। भी आर्टिकल 131 साफ साफ कहता है कि अगर मामला भारतीय संघात्मक व्यवस्था का है, अगर संघर्ष केंद्र और राज्य रूपी इकाइयों के बीच पनपा है, या अगर संघर्ष 2 राज्यों के बीच पनपा है, या राज्यों के बीच पनपा है, तो अगर ऐसे संघर्ष को आप दूर करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे संघर्ष को रिजोल्व करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। हमारे पास आर्टिकल 131 है। आप आर्टिकल 131 को अप्रोच करने की बात करेंगे, और आर्टिकल 131 को जब आप अप्रोच करने की बात करेंगे तो आपको सर्वोच्च न्यायालय का क्या मिलेगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मिलेगा। यानी कि अगर संघात्मक व्यवस्था को लेकर के कोई संघर्ष की स्थिति आपके सामने आ जाती है, तो आप सीधे ही किसको अप्रोच कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा और आपको एक वास्तविक हल देने का कार्य करेगा। क्योंकि असल में होता क्या है कि अगर संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कोई संघर्ष की स्थिति है ना, तो होता क्या कि ऐसे में आपको संविधान के प्रावधानों की व्याख्याएं करनी पड़ती हैं। और अगर आपको संविधान के प्रावधानों की व्याख्याएं करनी पड़ती हैं, तो डायरेक्टली एक बात कही गई है कि आप सर्वोच्च न्यायालय का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, आप उसका इस्तेमाल करें, आपको हल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल 262 की बात करेंगे या आर्टिकल 263 की बात करेंगे, तो वहां भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको दिखाई पड़ते हैं, वहां भी आपको संवैधानिक प्रावधान दिखाई पड़ते हैं कि संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में वाद विवाद अगर पनपते हैं या अगर संघर्ष की कोई स्थिति आती है, तो आप उनका निपटारा कैसे करेंगे। लेकिन यहां जो वेरी सुटेबल आपका ग्राउंड बनेगा वो आपका आर्टिकल 131 आप लेकर के चल सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म है वो क्या कहता है, वो ये कहता है, वो आपको ये बताएगा कि हमें संवैधानिक प्रावधानों पर भरोसा ही नहीं, यही इसका थोड़ा गलती है। हमें संवैधानिक प्रावधानों पर भरोसा नहीं, हमें संवैधानिक प्रावधानों पर भरोसा नहीं, एक बात, हमें संवैधानिक प्रावधानों पर भरोसा नहीं, एक बात। दूसरी बात क्या कहता है, हमें राजनीतिक समाधान चाहिए, हमें राजनीतिक समाधान चाहिए, हमें राजनीतिक समाधान चाहिए, हमें राजनीतिक समाधान चाहिए। अब ये जो आपके पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, यानी कि जो राजनीतिक समाधान आपको चाहिए, यानी कि यहां पर राज्य रूपी इकाइयां कह रही हैं, हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म की ओर से राजनीतिक राज्य रूपी इकाइयां कह रही हैं कि बार बार हमको संविधान की ओर ना जाना पड़े, या बार बार हमको संवैधानिक प्रावधानों का सहारा ना लेना पड़े, हम आपस में भी तो बातचीत कर सकते हैं।
भाई हम आपस में तो बातचीत कर सकते हैं, अगर केंद्र और राज्य रूपी इकाइयों के मध्य कोई विवाद है तो हम संवैधानिक प्रावधानों का सहारा ना लें, हम पॉलिटिकली क्या है डिस्कशन कर लेंगे, हम आपस में बातचीत कर लेंगे और आपस में बातचीत करके क्या है जो एक संघर्ष की स्थिति है हम उसको दूर कर सकते हैं। और यही मामला उसमें भी जुड़ जाएगा कि अगर कोई विवाद क्या है दो राज्यों के मध्य है या एक और कोई एक राज्य है, एक और दो या उससे अधिक राज्य हैं, तो यहां पर राजनीतिक समाधानों का मतलब यह है कुल मिलाकर के कि भाई हमें क्या है संवैधानिक प्रावधानों की ओर बार बार ना जाना पड़े, हमें संविधान को बार बार अप्रोच ना करना पड़े, हमें जुडिशरी को बार बार अप्रोच ना करना पड़े, है ना। 20 का तनाव है, 20 की संघर्ष की स्थिति है, आपस में मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे, डिस्कशन हो जाएगा, डायलॉग्स हो जाएंगे, समाधान निकल जाना चाहिए। ठीक है। हालांकि हम फिर वही कहेंगे कि संवैधानिक प्रावधानों को अप्रोच करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था को अगर आपको जीवन देना है लगातार तो आपको लिखित संविधान की व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। बातें लिखित रूप में हैं, हालांकि उनकी व्याख्याएं तो करनी पड़ती हैं, तो आप संवैधानिक प्रावधानों को अपना सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा मामला यहां पर अलग आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म कहता है कि भैया हमको संवैधानिक प्रावधानों पर भरोसा ही नहीं है, हम तो राजनीतिक समाधान चाहते हैं। और अगर राजनीतिक समाधान को आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना है तो आप यहां पर यह बात कह सकते हैं कि वे राजनीतिक समाधान का मतलब यह हो जाता है कि हम आपस में मिल जाएं या बैठ के डिस्कशन हो जाएं और समस्या का समाधान निकल जाए। एक बड़ी बात यहां पे जो आपके राज्य रूपी इकाइयां हैं, तो राज्य रूपी इकाइयां एक जो बड़ी बात आपके सामने यहां रखने की बात करते हैं, तो बड़ी बात जो आपके सामने रखने की बात करती है उसमें आप क्या है ये बात यहां पर जोड़ने का प्रयास करेंगे कि वो कहते हैं कि राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में कानून बनाए जाने के संदर्भ में, कानून बनाए जाने के संदर्भ में, कानून बनाए जाने के संदर्भ में, कानून बनाए जाने के संदर्भ में समानता लाई जाए, 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 है ना। यानी कि राज्य सूची में जो तमाम प्रकार के आपके विषय हैं, तो राज्य सूची में जो तमाम प्रकार के विषय हैं उन पर उत्तराखंड अपना अलग कानून बना रहा है, उत्तर प्रदेश अपना अलग कानून बना रहा है, हिमाचल प्रदेश अपना अलग कानून बना रहा है, बिहार अपना अलग कानून बना रहा है। और जब ये कानून जो आप बनाते हो इनमें जो वेरिएशंस आपके सामने आते हैं ये भी तनावों को पैदा करते हैं, ये भी क्यों है तमाम प्रकार के संघर्षों को पैदा करते हैं। तो यहां पर जो आपका हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म है वो साफ साफ आपको बताता है कि राज्य सूची के विषय पर जो तमाम प्रकार के राज्य रूपी इकाइयां हैं अगर वो कानून बनाने की बात करेंगी तो कानूनों में आप समानता लेकर के आएंगे। यानी कि जो भी आपका विषय है वो तमाम प्रकार के जो राज्य रूपी इकाइयां हैं जब वो कानून बनाने की बात करेंगी तो कानून में क्या है एक समानता का भाव आपको मिले। और जब सभी लोग एक जैसा कानून बनाने की बात करेंगे तो जो आपका कॉन्ट्राडिक्शन है या जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ये अपने आप ही क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो बात तो सही है, लेकिन आप जानते होंगे कि राज्य सूची में जो तमाम प्रकार के विषय आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक बात है कि राज्य रूपी इकाइयों को उन पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून बनाए जाने के तो मापदंड हैं और सबके अलग अलग तो आपको मिल ही जाते हैं, तो ये भी दिक्कत है। तो हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म कहता है कि राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में क्या है कानून बनाए जाने के संदर्भ में समानता लागू हो। तो ये साफ साफ कहता है कि भैया हमको संवैधानिक प्रावधानों पर भरोसा नहीं है, हमें राजनीतिक समाधान चाहिए और हम ये भी चाहते हैं कि राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में क्या है कानून बनाए जाने के संदर्भ में समानता लागू हो। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात भी आपको क्या है अपने माइंड में थोड़ा एस्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा। अब देखिएगा इसमें एक चीज और है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म है ना, जो आपका हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म है ये डिमांड करता है, इसके पास क्या है एक डिमांड है और ये डिमांड किसकी करता है, ये डिमांड किसकी करता है, उस डिमांड को कहा जाता है कॉमन। डिमांड क्या बन के आती है कॉमन लीगल एक्शन। डिमांड क्या बन के आती है कॉमन लीगल एक्शन की डिमांड बन के आती है। इसको क्या कहा जाता है कॉमन लीगल एक्शन कहा जाता है। मान लीजिए
आपने कुछ इस प्रकार से क्या है ये राज्य रूपी इकाइयां बनाई, आपने इस प्रकार से क्या है कुछ ये राज्य रूपी इकाइयां आपने बनाई, और ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो आपके राज्य रूपी इकाइयां हैं, इन राज्य रूपी इकाइयों के संदर्भ में एक कंपनी को हम जोड़ते हैं, एक कंपनी को हम क्या जोड़ते हैं, है ना। और कंपनी को जब हम जोड़ने की बात करेंगे तो कंपनी का मामला क्या होगा, मान लीजिए मैंने क्या कहा, आपने अमेजोन को जोड़ा, आपने किसको जोड़ा, अमेजोन को जोड़ा। तो जो आपका ये कंपनी है ये इस राज्य के बारे में भी काम कर रही है, इस राज्य के साथ भी अपना जुड़ाव बनाए हुए है, इस राज्य के साथ भी अपना जुड़ाव बनाए हुए है, इसके साथ भी जुड़ाव है, इसके साथ भी जुड़ाव है, इसके साथ भी जुड़ाव है, और फाइनली क्या है, इसके साथ भी जुड़ाव है। अब ये जो कंपनी है तो कंपनी के एक्शंस लाओ। जब आप कंपनी के एक्शंस लाने की बात करोगे तो कंपनी के जो एक्शंस हैं तो आएंगे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन मामला क्या रह जाता है, मामला ये रहता है यहां पर कि जो आपके कंपनी के एक्शंस हैं तो कंपनी के एक्शन क्या है, वो तो आप कह सकते हैं कि उनमें तो आपको लगभग में क्या मिलेगी, लगभग में क्या मिलेगी, आपको समानता मिलेगी, लगभग में आपको क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। लेकिन जो आपकी राज्य रूपी इकाइयां हैं, राज्य रूपी जो इकाइयां हैं, राज्य रूपी जो आपकी इकाइयां हैं, तो राज्य रूपी इकाइयों के पास जो अपना कानून का धरातल होता है, जो कानून का धरातल होता है, राज्य रूपी इकाइयों के पास क्या है, जो अपना कानून का धरातल होता है, उसमें क्या मिलते हैं आपको, उसमें आपको वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं, उसमें आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं। तो ये कैलकुलेशन आखिर आपको क्या समझाने का प्रयास कर रही है, ये कैलकुलेशन असल में आपको यह समझाने का प्रयास कर रही है कि अगर अलग अलग प्रकार के राज्य रूपी इकाइयों के साथ आप किसी कंपनी के आर्थिक व्यवहार को जोड़ने की बात करेंगे तो कंपनी तो अपना आर्थिक व्यवहार लेकर के आएगी ही आएगी। कंपनी क्या है, वो तो अपना आर्थिक व्यवहार लेकर के आएगी आएगी, लेकिन राज्य रूपी इकाइयों के पास अलग अलग प्रकार के कानून है। यानी कि इस कंपनी को इस राज्य में, है ना, कंपनी को तो व्यवहार करना है, मैंने कंपनी के व्यवहार के साथ समानता जोड़ी है, लेकिन समानता के साथ भी क्या होगा, यह आप जरूर कह सकते हैं कि फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, असमानता मिलेगा। मेरी बात समझो, परेशान मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। कंपनी तो अपना आर्थिक व्यवहार लेकर के आएगी, कंपनी को तो अपना आर्थिक व्यवहार करना है, तो आर्थिक व्यवहार के साथ शुरुआत में हमने क्या जोड़ी, इक्वलिटी यानी कि समानता हमने जोड़ी, लेकिन समानता के साथ बाद में फाइनली आपको क्या मिलेगा, असमानता मिलेगी। असमानता कहां से क्रिएट होगी, असमानता जो है, ये जो वेरिएशंस आपको मिलते हैं, जो कानून का धरातल है ना, यहां से असमानता आपको मिलेगा। कैसे, मान लीजिए इस कंपनी को इस राज्य में काम करना है तो कंपनी तो अपना काम करेगी, और जब काम करेगी तो शुरुआत में क्या, समानता का भाव आ जाएगा। लेकिन इस राज्य के पास नियम कानून अलग है, 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 इसके पास अलग है, इसके पास अलग है, इसके पास अलग है। तो जब नियम और कानून आपके अलग हो जाएंगे, शर्तें आपके अलग हो जाएंगी, कंडीशंस आपके अलग हो जाएंगी, तो आपका व्यवहार जो शुरुआत में समानता लेके चला वो बाद में क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार से क्या होगा, इसी में ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीजें भी क्या है, वाद विवादों को जन्म देने का कार्य करती हैं। ये चीजें भी क्या, वाद विवादों को जन्म देने का कार्य करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने उत्तराखंड में कार्य किया तो वो उत्तराखंड के नियम और कानूनों के अंतर्गत कार्य करेगा। तो अगर उत्तराखंड के नियम और कानून क्या फ्लेक्सिबल हैं तो कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही कंपनी हिमाचल प्रदेश में जाकर के कार्य करे और अगर हिमाचल प्रदेश के नियम और कानून फ्लेक्सिबल नहीं है तो कंपनी को क्या है, वहां पर प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो राज्य को भी प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर राज्य को प्रॉफिट नहीं होगा तो ऐसे में उत्तराखंड, ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो टेंशन है, जो तनाव है, वो किसके साथ बनेगा, वो उत्तराखंड के साथ बनेगा। बात आपके समझ में आ रही होगी, वो किसके साथ बनेगा, उत्तराखंड के साथ बनेगा। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म आपको ये बताने का कार्य करता है कि जो भी आपकी कंपनीज हैं और जो तमाम प्रकार के कंपनीज अलग अलग राज्य रूपी इकाइयों के साथ अपने आर्थिक व्यवहार को जोड़े हुए हैं, तो हम क्या लेके आए, हम कॉमन लीगल सिस्टम लेकर के आए, हम कॉमन लीगल एक्शन लेकर के आए, यानी कि शर्तें जो हो उनमें समानता आ जाए, शर्तें जो हैं उनमें क्या आ जाए, समानता आ जाए। और जब शर्तों में समानता आ जाएगी तो जो आपका ग्राउंड ऑफ प्रॉफिट है उसमें भी क्या है, काफी हद तक क्या है, समानता आ ही जाएगी।
तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पारस्परिक संघर्ष हैं वो पनपने बंद हो जाएंगे। तो ये बात भी इन्होंने कही, और इस बात को आपको इस रूप में समझ के चलना है जैसे हमने आपको बताने का कार्य किया है। आप किसी कंपनी का रेफरेंस लें, उन कंपनी को क्या है अलग अलग प्रकार के राज्य रूपी इकाइयों के साथ जोड़ के चले। कंपनी के व्यवहार में शुरुआत में समानता को प्रमोट करें, लेकिन जो राज्य रूपी इकाइयां होंगी इनकी नियम और शर्तें अलग अलग हो जाएंगी, तो बाद में कंपनी का व्यवहार क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिस राज्य रूपी इकाई के पास नियम और शर्तें फ्लेक्सिबल हैं, कंपनी ज्यादा काम करेगी, अच्छा काम करेगी, प्रॉफिट जनरेट होगा, तो उस राज्य रूपी इकाई को भी क्या है उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उसका जो प्रॉफिट है वो भी तो बढ़ेगा ना। तो हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म कहता है कि इससे टेंशन बढ़ती है कि आप अलग अलग प्रकार के नियम और शर्तें लागू करवा देते हो, और जब अलग अलग प्रकार के नियम और शर्तें लागू हो जाते हैं तो कंपनी कहीं तो प्रॉफिट करा देगी, कहीं क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो कंपनी ने जहां पर प्रॉफिट कराया तो उस राज्य रूपी इकाई को प्रॉफिट होगा, और कंपनी ने जहां लॉस कराया उस राज्य रूपी इकाई को लॉस होगा। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस की कहानी है ये भी आपस में क्या है टेंशन क्रिएट करने का काम करती है। ये भी आपस में क्या है टेंशन क्रिएट करने का काम करती है। ये यहां पर आपको कौन बतलाने का कार्य करता है, हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म आपको बताने का कार्य करता है। कुल मिलाकर के इस डिस्कशन में हमने 3 प्रकार की बातें आपके सामने रखी कि संघात्मक व्यवस्था का सामान्य धरातल विकास लेकर के चलता है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था के सामान्य धरातल में जैसे आप वर्टिकल मोड ऑफ फेडरलिज्म का डिस्कशन करने की बात करते हैं तो संघात्मक व्यवस्था क्या है निगेटिव हो जाती है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था की इस नकारात्मकता को दूर करने का कार्य कौन करता है, हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म करता है। ठीक है। और ये जो आपका सहकारी संघवाद जैसी व्यवस्था है, तो सहकारी संघवाद जैसी जो व्यवस्था है ये हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म से है ना आगे की चर्चा है। यानी कि अगर आपके समझ में हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ फेडरलिज्म आ जाता है तो जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो भी बड़ी आसानी के साथ क्या है आपके समझ में आ जाएगा, आपको परेशानी को सामना नहीं करके चलना पड़ेगा। तो आज की चर्चा में हमको आपको जागरूक करके चलना था और कुछ ऐसी बातों का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है आपके समझ करके चलना था ताकि आप उनको अपने साथ जोड़ पाएं और सहकारी संघवाद जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में प्रवेश पाना जो है आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो चर्चा है ये आपको लाभान्वित करके चलेगी और इस चर्चा को अपने साथ जोड़ने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और अगर ये सब कुछ अच्छे से आपके ग्रिप में आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपके लिए क्या होगा, टच एंड गो वाली बात होगी, वेरी कन्वीनियंट डिस्कशन हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, लगातार अध्ययन करते रहो, है ना, ठंड से अपने आप को बचाना है ना, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर स्वास्थ्य आपका खराब हुआ तो जो पढ़ाई की रिदम है वो थोड़ा टूट जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। वो टूटे ना, उसमें डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए आपको अपना ध्यान रख के चलना है। आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपकी ड्राफ्टिंग्स बेहतरीन हो जानी चाहिए और इस तरीके से बनाना है कि एग्जामिनेशन टाइम में क्या है आप उनको कम समय में अच्छे से रिवाइज भी कर पाओ। वीडियोस की पेंडेंसी मत आने देना। अगर वीडियोस की पेंडेंसी आ गई, ऑनलाइन जो आपकी क्लास है ना उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो वीडियोज हैं या हमारे जो लेक्चर है ना वो पेंडिंग हो जाते हैं। हमारा मन करता है कि अब देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो अगर आपकी पेंडेंसी लगातार बढ़ती रही ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। भले ही 6 अप्रैल काफी दूर आपको लग रहा होगा लेकिन उतना दूर भी नहीं है, उतना दूर भी नहीं है। डेली आपको जो मेहनत करनी है वो मेहनत मेरे प्यारे साथियों आपको करके चलनी ही है ना। किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलेंगे, किसी भी मामले में अभी मेहनत कर लो, आगे का जीवन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और कितना बेहतर हो जाएगा यह बात संभवतः है मुझे आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन सकारात्मक संदेशों, अपेक्षाओं और डायरेक्शंस के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।